सो बच्चों वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज अगली जो ट्राई करेंगे सेट थ्योरी के इस टॉपिक में। तो आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स आप वीडियो देख रहे हो। थ्योरी हमने 4 वीडियोस में कवर की है और एक्सरसाइज 1.1 इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 है, फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी है और ये हम न्यू रिवाइज्ड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप देखें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नल सेट? नल सेट का मतलब होता है, इसका सिंबल तो पहली बात तो इस तरह से करते हैं या इस तरह से हम डिनोट करते हैं, तो हम ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो नल सेट इज़ अ सेट विथ नो एलिमेंट, नथिंगनेस आप कह सकते हो इसके अंदर है, तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमने कहा था, आपको एग्जाम्पल बताया था कि सपोज़ आप कहिए एक सेट है एक ट्रायंगल्स का जिसकी 4 साइड होते हैं, यू विल गेट नथिंग, है ना, यू विल गेट नथिंग। तो वैसा ही कुछ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। पहला है आपके पास क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। आपको मालूम है ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और इस तरह से आगे नंबर होते हैं। इनको ऑड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, तो इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब आप ऐसा कोई ऑड नंबर ढूंढना चाह रहे हो जो कि 2 से डिवाइड हो जाए तो यू विल गेट नथिंग, यानी कि ये जो शर्त है ये शर्त आपको कहाँ तक ले जाएगी? नल सेट पे। तो पहले का आंसर है कि यस, ये एक नल सेट होगा। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के साथ क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से या 2 से, खुद से या 1 से डिविजिबल होते हैं। मतलब जैसे 2 है, 2 को आप डिवाइड करोगे तो 2 खुद से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा। 3 है, 3 खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 5 खुद से डिवाइड होगा, 7 खुद से डिवाइड होगा, 11 खुद से डिवाइड होगा। इस तरह से हमारे पास ऐसे कई नंबर हैं जो कि इवन मतलब जो कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में भी आपको इवन नंबर छांटना है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको 2 तो पहले ही मिल गया क्योंकि हमारा फैसला लेना है कि नल सेट होगा कि नहीं, तो 2 हमें मिल गया, यानी कि इतना तो पक्का है कि इसका जो सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट तो होगा ही, और आगे रखोगे तो और भी आने के चांसेस है, बट खैर इवन का तो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा ही, तो 2 इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा है x इज सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर, और जहाँ x जो है वो लेस देन 5 है और मोर देन 7 है। यानी आप कह रहे हो x 5 से छोटा भी हो, x 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों में से कोई एक कैटेगरी हो सकती है। आप देखिए, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो आप लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप लिख रहे हो। आपने कहा 5 से छोटा, तो 5 से छोटा मतलब हम इस रीजन में हैं, और फिर कह रहे हैं 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा मतलब हम इस रीजन में। आप देख रहे हो ये जो हम शेडिंग रीजन बना रहे हैं ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर हम टेक्निकली नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि इस तरह का कोई भी एलिमेंट यहाँ, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि 5 से छोटा भी कंडीशन फुलफिल करे और 7 से बड़ा की कंडीशन को भी फुलफिल करे। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपका जो सेट होगा वो एक नल सेट होगा। चौथा देखें, y इज सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हम जानते हैं कि 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, नहीं करती हैं। लेकिन अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं है तो मान लीजिए वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होगी, सपोज वो दोनों लाइन की इक्वेशन फुलफिल करेंगी। तो लाइन नंबर 1 की जो इक्वेशन होगी और लाइन नंबर 2 की जो इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट को कैरी करेगी, सेटिस्फाई करेगी, लेकिन पैरेलल लाइन ऐसा नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर भी हम एक नल सेट पाएंगे। तो चौथा भी हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट
और इनफाइनाइट। जैसा कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की परिभाषा है वो ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि आप गिन नहीं सकते, तो आप उसे इनफाइनाइट सेट कहोगे। अगर नंबर ऑफ़ लाइन्स इतने मतलब आप गिनने की मात्रा में है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर सेट में गिनने की मात्रा में है तो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसा दिया गया है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। आपको मालूम है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ये गिने जाने लायक महीने हैं, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये आपका एक फाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 1 2 3 डैश 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 आगे। तो ये देख के लग रहा है कि नेचुरल नंबर का एक सीरीज़ चल रही है, इसमें 1 2 3 है, लेकिन आगे डैश करके छोड़ दिया गया है, मतलब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब ये सीरीज़ कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की कोई सीमाएं हम नहीं तय कर पाते हैं, तो हम इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 डैश डैश अप टू 99 100। सेट ऐसे बनाया गया है 1 2 3 डैश डैश 99 100, बस उसके बाद सेट क्लोज हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ रुक गई है 100 तक जा कर के, इसके आगे नहीं जा रही है। तो यही जो इसके अंदर एलिमेंट है वो निश्चित है। आप इनको पूरा लेके गिन लीजिएगा तो आपको वो एलिमेंट की संख्या मिल जाएगी, तो ये एक फाइनाइट सेट होता है। उसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो 100 के आगे तो पता नहीं कहाँ तक हम चले जाएं, हमारे लिए कोई लिमिट तो है नहीं कि 100 के आगे बस हमको 200 पे जाकर रुकना है, शर्त है 100 से बड़े हों। इनफाइनाइट एलिमेंट आपको मिलेंगे, तो इसीलिए ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद लिखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो शर्त क्या है, आप 99 से कम ही होने चाहिए, इसके नीचे ही होने चाहिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो तो फाइनाइट होंगे। प्राइम नंबर्स हैं वो, उनकी संख्या आपकी एक तरह से कह सकते हो फाइनाइट होगी, तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अब हमें बताया गया है कि फैसला लेना है कि फाइनाइट इनफाइनाइट में से क्या होगा। इससे पहला सवाल है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सपोज हमारे पास इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज हमारे पास इस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको इस तरह से लाइनें ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स। कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, सारी लाइनों को अगर एक सेट में बनाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट। आप कितनी भी लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं, ये हमें मालूम है, यही होंगे, तो ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है। तीसरा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये 4 आर 5 आर 6 आर 7 आर आप कब तक गिन सकते हो, जब तक चाहो उतने गिन सकते हो, क्योंकि 5 1 आर 5 2 आर 5 3 आर, तो 1 2 3 जो यूज कर रहे हो तो इंटीजर हैं, और हमने देखा है कि इंटीजर की कोई सीमा नहीं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो आप 205 जा आर 5 3999 आर ऐसे भी आप कर सकते हो, तो दिस विल बी अ इनफाइनाइट सेट आपके पास बनेगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ओके, आई थिंक अब एनिमल्स तो खैर अगर कोई गिनना चाहे तो प्रैक्टिकली आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल द एनिमल्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। ये नहीं कि हम लायन या एलिफेंट या मैमल्स या इस तरह की चीज़ों को कह रहे हैं, ऑल द एनिमल्स कैटेगरी में जो आता है, तो आई थिंक इट्स इनफाइनाइट बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हम ये नहीं कह रहे हैं ऐसा सर्किल जिसका ओरिजिन 0 0 हो, बल्कि ऐसे सर्किल जो 0 0 से होके पास करे। तो सपोज हमने सिस्टम बनाया इस तरह से, ये हमारा 0 0 है, अब आपसे कहा जा रहा है ऐसे सर्किल्स ड्रॉ करो जो इससे गुजरे। तो हम इससे गुजरता हुआ एक सर्किल ऐसे है,
इससे गुजरता हुआ एक सर्किल ऐसे है, इससे गुजरता हुआ सर्किल ऐसे है, इससे गुजरते हुए सर्किल ऐसे है। तो यू कैन ड्रॉ एज मैनी एज पॉसिबल सर्किल्स दैट में पास थ्रू 0 0। सो इसका भी आंसर होगा इनफाइनाइट सेट आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेट इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ कि ये सेट बराबर होंगे कि नहीं। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, तो शायद मैं अच्छी तरह से इसको बता पाऊँ। हमारे पास एक सेट है इस तरह से, यहाँ लिखा गया है ए बी सी डी ये है, और एक सेट बी है जिसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है डी सी बी ए, इसमें लिखा गया है डी सी बी ए। अगर आप देखें तो A है मौजूद, B है मौजूद दोनों जगहों पर, C और D सब है। यहाँ पर क्रम कुछ और है, इसका जंबल अप, यहाँ पर कुछ और क्रम है। लेकिन सेट की परिभाषा में हम ये बताते हैं कि नंबर्स जो एलिमेंट हैं वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं होता है। हाँ, जो यहाँ पे हो वो एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस किस क्रम में है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लिहाज से जितने एलिमेंट ए में हैं उतने बी में हैं, तो ये दोनों सेट बराबर हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि 4 8 12 16। तो यहाँ पर आपके पास ए है 4 8 12 16, ये आपके एलिमेंट। बी में क्या क्या है, बी के अंदर है 8 4 16 18, 8 4 16 18, 4 4 एलिमेंट दोनों में है। लेकिन देखिए 4 है 8 है, ओके, 16 है, पर यहाँ 18 है, यहाँ 12 है। ये दो एलिमेंट दोनों में अलग अलग है, इसीलिए 4 एलिमेंट दोनों में होने के बावजूद भी चूंकि वो दोनों एलिमेंट एक नहीं है, इसीलिए ये नॉन इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि 2 2 4 6 8 10। तो अगला है 2 4 6 8 10 इस तरह से है, और वहाँ पर B को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। X इज सच दैट X इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस और इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर कैच पॉइंट ये है, क्योंकि आप इधर तो रोस्टर फॉर्म में लिखे हो, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्योंकि थोड़ा आसान होता है, एलिमेंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमें ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं सेट बी में जो 10 से बराबर या उससे छोटे हो। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से हैं, 10 से छोटे इवन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन चूंकि 10 को भी शामिल करना है बिकॉज कंडीशन कहती है 10 और लेस देन 10, तो यहाँ हम 10 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अब देखिए हमारा जो सेट ए है 2 4 6 8 10 का, यहाँ बन रहा है 2 4 6 8 10, तो ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x इज़ मल्टीपल ऑफ 10, x इज़ मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x इज़ मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा, 10 1 जा 10, 20 30 40 और इस तरह से आगे भी। b में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट तो वैसे भी इक्वल कहने में हमारे लिए बहुत समस्या होती है, क्योंकि इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ तक वो इस तरह से हो, बट फिर भी b है, तो b है 10 15 20 25 30। तो ये है 10 15 20 25 30 एंड आगे भी। तो इसका मतलब है आप देख रहे हो यहाँ पर 15 अलग है, यहाँ 25 अलग है, तो दोनों में इक्वल टू का पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर सॉल्व नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये जो ए और बी सेट दिए गए हैं क्या ये बराबर है, अगर हैं या नहीं है, जो भी है उसका कारण भी बताएं। तो अब हम अगले सवाल पे जब जा रहे हैं तो हमें कारण भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर है 5, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सेट क्या कहता है कि a जो है वो है 2 3, a की वैल्यू है 2 3, और b क्या है,
बी ऐसा है, बी को ऐसे लिखा गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5s प्लस सी। तो हम पहले यहाँ पर रफ में कुछ कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी बराबर 0। इस तरह से हमें कहा गया है कि x इसका सोल्यूशन है। जरा देखिए इसे कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 1 जा 6, तो 6 को फैक्टर करोगे तो 3 प्लस 2x प्लस 6 इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 0। तो यहाँ से हम x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, x प्लस 2 को 0 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी -2। तो यानी कि सेट B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -3 -2, और ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों सेट बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन आपके पास आ गई, A इज़ नॉट इक्वल टू B। ओके, दूसरा क्वेश्चन है X इज़ लेटर इन वर्ड फॉलो। तो जब देखो, अगर फॉलो के अंदर जितने लेटर हैं उनको हम एक जगह रखें तो हम रिपीटिशन को अवॉइड करेंगे। तो हमने F रखा, O रखा, डबल L है तो एक ही बार L रखा, O ऑलरेडी लिख चुके हैं, और W रखा, ठीक है। और सेट B है Y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो जो B है वो वुल्फ के अंदर है, तो वुल्फ में W है, O है, L है, F है, बस एक ही एक बार सबका है, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो सारे लेटर आपने लिख दिए। देखो W है, यहाँ पर है, O है, L है, F है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपके पास फॉलो और वुल्फ लेटर्स का जो सेट बन रहे होंगे, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। जो सेट दिए गए हैं इनमें इक्वल सेट को आपको पहचानना है। चलो इसको लिख लेते हैं, एक बार लिख के करेंगे इसको हम सॉल्व, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। हमारे पास सेट क्या है, 2 4 8 12, A है 2 4 8 12, ठीक है। B कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। C कौन है, 4 8 12, 4 8 12 14, 4 8 12 14। D क्या है, 3 1 4 2, 3 1 4 2। E क्या है, -1 1, -1 1। F क्या है, 0 A 0 A। G क्या है, 1 -1 1 -1। H क्या है, ये लिख देते हैं, H है 0 1। इस तरह से हमारे पास 3 3 6 2 8 सेट हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन कौन से उनको पहचानना है। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो हम जेन्युइन तरीके से देखें यहाँ पर कौन कौन इक्वल है, क्या है। अगर आप देखो इस B को देखो और D को देखो, तो आप क्या पाओगे, B इज इक्वल टू D। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 है, जंबल अप है, तो B to D के बराबर हो गया। ओके, यहाँ देखो A में 2 4 8 12 है, यहाँ पर 8 4 12 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, तो A और C जो है वो बराबर नहीं है। इसका सिस्टमेटिक तरीका ये होता है कि हम एक एक सेट को उठाते हैं और उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलो यही करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं। सबसे पहले हम A ले लेते हैं, A के साथ B को कंपेयर करते हैं, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 4 8 12 है, ये है, ठीक है। A के साथ देखते हैं, A के साथ C को कंपेयर करते हैं। A के साथ C कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट 2 है, यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट 14 है, तो ये A और C जो है आपस में बराबर नहीं है। A के साथ D करते हैं तो भी साफ साफ दिख रहा है, A D के बराबर नहीं है। E यहाँ तो एलिमेंट 4 है, यहाँ तो एलिमेंट ही 2 2 है, तो A नॉट इक्वल टू E, A नॉट इक्वल टू F, A नॉट इक्वल टू G,
ए नॉट इक्वल टू एच। ये वो तरीका है जो आप बोर्ड एग्जाम अगर करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक सेट के साथ करना होगा। अब बी के साथ हम ए का नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बी के साथ हमारा ए का कंपैरिजन हो चुका है। तो जरा बी के साथ देखें, बी के साथ सी को देखें। बी और सी नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ कुछ और है, तो बी सी के बराबर नहीं है। बी को डी के साथ देखें, बी को डी के साथ देखें, बिल्कुल मैच कर रहा है। बी को ई के साथ देखें तो बी और ई के साथ भी वही मसला है क्योंकि वहाँ एलिमेंट ही नहीं है बराबर, तो आपके पास इस तरह से हो जाएगी। बी 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 सब जगह चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, अब आप सी पे आओ। अब सी को बी और ए के साथ नहीं करना है, सी को डी के साथ करना है। तो सी और डी बराबर नहीं है ना, सी और डी बराबर नहीं है। अब सी और ई के साथ भी वही है कि सी में 4 एलिमेंट है, तो ना ई के बराबर होगा, ना एफ के बराबर होगा, ना जी के बराबर होगा, ना एच के बराबर होगा। तो ये हो गया। ई के बाद आते हैं। अब ई का क्या है ना, ई में 2 हैं, यहाँ हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। हम ई को हम कंपेयर करके देखें एफ़ के साथ, एफ़ के साथ बराबर नहीं क्योंकि यहाँ -1 1 है, यहाँ 0 ए है। ई का जी के साथ देखिए, -1 1 है, यहाँ 1 -1 है, खाली क्रम बदला है, कोई बात नहीं, हम इसको एग्री कर जाएंगे। ई और जी बराबर है। एच में ई और एच जो है बराबर नहीं है। फिर आगे कौन बचा, एफ़ को देखो, यहाँ लिख देता हूँ, एफ़ को देखो, एफ़ 0 ए है और एफ़ का ई के साथ एफ़ का हो चुका है, एफ़ 0 ए है, तो ये दोनों के बराबर नहीं, ना ई एफ़ जी के बराबर है, ना एच के बराबर है। और आखिरी में जी देखते हैं, जी को एच के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, वो भी बराबर नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास केवल 2 ही ऐसी जगहें आई हैं जहाँ पर हमारे पास बी और ई और जी और बी और डी ये बराबर दिख रहे हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप लिख रहे होगे तो आपको सीधे देख करके सीधे आंसर नहीं लिखना होगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, टिक करने वाला होता या सर्किल वाला होता, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपको वो सिस्टमैटिक सोच दिखानी है। जब आपको थ्योरेटिकल कुछ लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू थिंक, हाउ यू सिस्टमेटिकली थिंक टू टैकल द प्रॉब्लम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें समझनी है। ओके, चलिए फिर ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 और हम इसका सोल्यूशन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे और बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।